हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, क्या हालचाल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुम्हारा एमपीपीएससी मेंस नहीं निकलेगा क्योंकि। आपको लग तो रहा होगा ये टॉपिक को देखते हुए कि कितना नेगेटिव टीचर है ये, लेकिन मैं इस नेगेटिविटी के माध्यम से आपके अंदर काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स लेकर आना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग नेगेटिव दुनिया में लिटरली जी रहे हैं। एक कहावत है, अब पछतावा काय होत जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट। और आप लोगों के दिमाग में ये चीज तो है ही, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गाना था, हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं सरकारी नौकरी, है कि नहीं है। तो हर बच्चा यहां पर जो मौजूद है वो किसकी तलाश में है, किसकी तैयारी कर रहा है? वो तैयारी कर रहा है एमपीपीएससी की, एक सरकारी नौकरी की, एक सरकारी दामाद बनने की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि रिस्पेक्ट के साथ साथ बहुत सारी चीजें जो आप अपने इस नौकरी के माध्यम से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि 99.9% लोग हैं, वो इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। राइट। क्वेश्चन हमारे सामने क्या उठता है कि वाई यू फेल, वाई फेल। सबसे पहला सवाल वो यही है कि आप फेल क्यों हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण होता है कि आप इस एग्जाम को करो या मरो से नहीं जोड़ रहे हैं। ये एग्जाम है करो या मरो का, ये एग्जाम है जो कि आपके फ्यूचर को बनाने वाला है। होता यह है कि एक साल की जर्नी के इस एग्जाम में बच्चों को लगता है कि हम एग्जाम निकाल देंगे, लेकिन समय जो एक साल है ना, उसमें आप अगर अपने पढ़ने का स्थान देखेंगे तो वो मात्र 4 मंथ का है। आप टाइम टेबल तो बनाते हैं 8 घंटे का, लेकिन आप पढ़ाई करते हैं मात्र 3 घंटे की। आप सोचते हैं कि जब भी मैं पढ़ाई करूंगा तो मेंस के आंसर जरूर लिखूंगा, लेकिन आप हफ्ते में मुश्किल से 2 आंसर्स लिख रहे होते हैं मेंस के, जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण यह है कि आप एग्जाम को इंपॉर्टेंस नहीं देख रहे हो। करो या मरो की स्थिति आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, वो ये है कि यू आर नॉट स्टडिंग इन अ प्लान्ड वे। आप प्लान्ड वे में तैयारी नहीं कर रहे हो। एक कहावत है, इफ यू आर वर्किंग विदाउट प्लान इट एक्चुअली मींस यू गाइस आर प्लानिंग टू फेल। क्या बोला मैंने आप लोगों से? इफ यू आर वर्किंग विदाउट प्लान इट एक्चुअली मींस यू गाइस आर प्लानिंग टू फेल। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्यों। क्योंकि अगर आप पहले से योजना नहीं बना रहे हो, आपको नहीं मालूम है कि आने वाले एक वीक में आपको पढ़ना क्या है, आपको नहीं मालूम है कि आपको कल पढ़ना क्या है, आपको नहीं मालूम है कि एक मंथ के अंदर आपको कितने दिनों में एनसीईआरटीज को कवर अप कर लेना है, आपको नहीं मालूम है कि किस सब्जेक्ट से मुझे ऑप्शनल लिखना है या फिर किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, तो आप लोग प्लानिंग कर चुके हो फेल होने की, बिलीव मी। तो जो दूसरा सवाल अगर आप नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं तो 100% आप मेंस में फिर से फेल हो ही जाएंगे। तो प्लीज इस पर भी काम करिए, प्लान वे में तैयारी करिए। क्लासेस ले सकते हो तो क्लास लो, जिस सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है उस सब्जेक्ट को पढ़ना चालू कर दो। तीसरा सवाल जो आप लोगों के लिए है वो यही है, आप सुनिश्चित करिए और अभी बैठिए और बैठ के 10 पॉइंट लिखिए कि वाई सिविल सर्विसेज। सिविल सेवाओं में आप लोग क्यों जाना चाहते हैं? क्या ऐसा कारण है इस सेवा में? आप चाहें तो एनजीओ भी चला सकते थे, परचून की दुकान भी खोल सकते थे, बिजनेस भी कर सकते थे, शार्क टैंक में जाके कोई ना कोई धंधा बना सकते थे, लेकिन सिविल सेवा में ही क्यों? आपके अंदर क्या सही में वो जज्बा है जिससे आप सिविल सेवा में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं? क्या आप सही में लोगों की सेवा करना चाहते हैं? क्या आप सही में एक्सपीरियंस वे में काम करना चाहते हैं? क्या आप सही में देश की सेवा या राज्य की सेवा करना चाहते हैं, या फिर इसलिए कि हाँ भाई सरकारी दामाद है और ऑब्वियस सी बात है भूत का कमाने को मिल ही जाएगा और रिस्पेक्ट तो हमारे यहाँ होती ही है सरकारी नौकरी की। तो क्या यही एक कारण है? तो पक्का आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बिलीव मी, क्वेश्चन का आंसर लिखो आप लोग कमेंट बॉक्स में कि वाई सिविल सर्विसेज। आज ही एक डायरी बनाओ, उस पर लिखो कि वाई यू वांट टू बिकम एन एसटीएम। तुम क्यों आईपीएस बनने का सपना देख रहे हो, डीएसपी बनने का सपना देख रहे हो, आईएएस बनने का सपना देख रहे हो? ये आप लोग पेपर में आज ही लिखो, अभी के अभी लिखो। ये लेक्चर इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तैयारी हर बंदा कर रहा है। हर बंदा ये सोच रहा है कि मैं मेंस में एक्सेल कर लूंगा, लेकिन आप क्या सही में ये सवाल आप अपने आप से पूछ रहे हैं? गलतियां हमने भी करी हुई हैं।
हम भी काफी सारे मेंस दिए हुए हैं, हम भी फेल हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस हमने उस टाइम पे नहीं पूछे अपने आप से। अगर पूछे होते तो हम और अच्छे ओहदे पर होते। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको मैं बोलता हूं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। मैं हमेशा बोलता हूं कि बेटा अगर आप अपना समय उस कार्य को करने में लगा देते हैं, अपना समय उस काम को करने में दे देते हैं जिससे आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो आपके पास समय बचेगा ही नहीं उस काम को करने के लिए जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। समय को बर्बाद करोगे, समय आपको बर्बाद कर देगा। मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कड़ी होती है, वो है 3 महीने का ये जो मेंस का समय, जहां पर आप हर दिन एक क्वेश्चन पेपर लीजिए और उसको सॉल्व करिए। हर दिन 3 घंटे रिग्रेस तरीके से पेपर को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और मूल्यांकन करिए कि आप कहां पर गड़बड़ हो पा रहे हैं। अगर टाइम को आप आज यहां पर मैनेज नहीं करेंगे तो जो 3 घंटे का टाइम है, 3 आवर्स का जो पेपर का टाइम है, क्या आप 3 घंटे में पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे? मॉक टेस्ट कितने दे रहे हो? मॉक टेस्ट दिए कि नहीं दिए? तो टाइम मैनेजमेंट प्लेस अ वेरी की रोल। समय आपको बर्बाद कर देगा अगर आप समय को बर्बाद करने का कोशिश करेंगे। इज दिस वेरी मच क्लियर? नॉट ओनली दैट गाइस, बहुत सारे बच्चे, सरकार ने भी अगर आप देखें तो पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी है। सरकार ने भी ये जो पंचवर्षीय योजना ये खत्म कर दी है, लेकिन अभी भी बच्चों का अप्रोच कैसा है कि अभी हम 1 साल एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर 1 साल जो है खुद से पढ़ेंगे, फिर तीसरे साल में जो है हम लोग जो है प्रीलिम्स निकालेंगे, फिर चौथे साल में मेंस निकालेंगे और 5वें साल में इंटरव्यू देंगे। और इंटरव्यू की कोई गारंटी नहीं है। आप खुद बताइए, गारंटी है क्या इस सेवा में? 2 लाख फॉर्म भरा रहे हैं, 200 बच्चों को सिलेक्ट होना है। अब रेशियो तुम देख लो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, तुम कहां पर आ रहे हो, इस आंकड़े में तुम कहां सेट हो रहे हो, ये तो बताओ मेरे प्यारे भाई। तो अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, जिसको मैं बोलता हूं, ये जो पंचवर्षीय योजना तुमने बना रखी है, इसको आप बिल्कुल अभी से खल्लास कर दो। बिकॉज अप्रोच, यही डेस्टिनी आपकी डिसाइड करेगा, यही आपको बताएगा कि आप सही में आईएएस मटेरियल, एसडीएम मटेरियल है या नहीं है। क्या आप सही में आपके अंतर्गत एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यू सिस्टम, डिसिप्लिन, परसिवरेंस कैरी ऑन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको बताएगा। नॉट ओनली दैट गाइस, आज बहुत सारे बच्चे जो मेंस लिखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लिख नहीं पाएंगे, या प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी वो बेहतर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो टाइम है टूवर्ड्स कंटेंट प्लस क्वेश्चंस, वो अभी भी अद्भुत है। बच्चा 95% टाइम दे रहा है सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पर, और मुश्किल से 5% भी समय नहीं देता है क्वेश्चंस को लिखने पर, राइटिंग पर। मेरा यह मानना है कि आप 60% टाइम दो कंटेंट को, और जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो यहां से 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर, जो प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं, 40% टाइम दो कंटेंट के साथ मेंस के आंसर राइटिंग पर। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन लिखेंगे, जितना बेहतरीन तरीके से आप उन क्वेश्चंस का मूल्यांकन करेंगे, उतना ही बेहतर रिजल्ट आप लोग पाएंगे। मेरा ये मानना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड ऑलवेज प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, आंसर्स को, उतना ज्यादा बेहतर आपका तैयारी हो जाएगा। राइट? तो ये जो मैंने आपको 5वां 6ठा पॉइंट बताया, जिसमें मैंने बताया कि आंसर राइटिंग पर प्रैक्टिस करो। जो रेशियो है आपका 90:10 या फिर 95:5% का, उसको चेंज करो, 60-40 के रेशियो में डालिए। आप 60% पढ़ाई करिए, कंटेंट को एकत्रित करिए, और 40% आप अपना मेंस के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आप टाइम दे दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय डियर फ्रेंड्स। राइट? नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसके बारे में बार बार चर्चा करता हूं, वो ये है कि भाई साहब, बहुत सारे बच्चे अभी भी तालियां नहीं बजा रहे हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ताली क्यों नहीं बजाते हो आप। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो सर है पगला गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको बोला जाता है क्लैप टेक्निक, और मैं हर एस्पिरेंट को बोलता हूं कि आप क्लैप टेक्निक का इस्तेमाल करिए अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अब आप देखिए, सबसे पहली चीज वो है कंटेंट।
देखिए कंटेंट में अगर आपके फैक्ट्स नहीं है, करंट अफेयर्स नहीं है, डेफिनेशन से सही से सुनिश्चित नहीं है, आप सटा के बढ़िया तरीके से कम शब्दों में चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो आपका कंटेंट बेकार है। आपको प्रस्तावना लिखना नहीं आती है, आपको उपसंहार को कम शब्दों में लिखना नहीं आता है, तो आपका कंटेंट बेकार है। क्लैप टेक्निक में इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपके आंसर में जो 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, वो होता है कंटेंट, उसके साथ साथ होता है लैंग्वेज, फिर होता है अप्रोच, और उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन, और उसके बाद होता है स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? तो कंटेंट, लैंग्वेज, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर, दिस ऑल थिंग्स प्लेस अ वेरी की रोल माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो कंटेंट अगर आप देखें तो आप समझ गए होंगे। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि तुमको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर की लैंग्वेज में लिखना है, या फिर बिल्कुल क्लिष्ट लैंग्वेज में लिखना है सेक्रेटरी जैसे, या फिर आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरह लिखना है। बिल्कुल नहीं लिखना है भाई। एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखो, उस तर्ज पे ही आपको आंसर्स लिखना है। हिंदी भी आपको इजी वे में लिखना आनी चाहिए, इंग्लिश भी आपको इजी वे में लिखना आना चाहिए। आप लोगों को डील किससे करना है? जनता से डील करना है, जनता के प्रतिनिधि से डील करना है, जो कि बिल्कुल देसी अंदाज में अपनी बातों को बोलते हैं। सिंपल इंग्लिश, सिंपल हिंदी का इस्तेमाल करिए, ग्रामेटिकल एरर को कम से कम करने का कोशिश करिए, आपका आंसर पे नंबर मिलेगा ही मिलेगा। इवन जो अप्रोच होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे जो अप्रोच में गड़बड़ी कर देते हैं, वो सरकार के अगेंस्ट में चीजें बोल देते हैं, कहते हैं अरे सरकार चोर है, ये ऐसा सरकार गलत करती है। भाई तुम सरकार का हिस्सा बनने वाले हो, तुम्हारे आंसर राइटिंग में एक अप्रोच होना चाहिए, और अप्रोच डेस्टिनाई करेगा या डिफाइन करेगा कि आप किस लेवल के अधिकारी बनेंगे। आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी होगी ना, तो नेगेटिव चीजों को भी तुम सरकार के साथ काम करोगे और उनको पॉजिटिव बना दोगे। सरकार का हिस्सा बनना चाहते हो, सरकार की बुराई कर रहे हो, तो अप्रोच कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसर में पॉजिटिव दिखना चाहिए। अगर ये नहीं दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, यू आर आउट ऑफ दिस गेम। देन प्रेजेंटेशन, बहुत सारे बच्चे उनको प्रेजेंटेशन ही नहीं मालूम है। उन्हें नहीं मालूम कि किस तरीके से वेन डायग्राम का इस्तेमाल करें, किस तरह से फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करें, किस तरह से हमको प्रस्तावना लिखनी है। तो ये जो प्रेजेंटेशन का खेल है, इस हेर फेर में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, और क्लैप टेक्निक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको सच में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो प्लीज बिलीव मी, राइट, मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं कि आप जाइए और इसको एक बार चेक करिए। इट हेल्प यू अलॉट, इट विल हेल्प यू अलॉट, राइट। 2025 का जो मेंस दे रहे हैं, आप लोग एक बार इस पर जरूर काम करिएगा। अपने आंसर्स में थोड़ी सी पॉजिटिव साइड्स को डालिएगा, सरकार की योजनाओं के बारे में बताइए, योजनाओं से कितने लोगों को फायदा हुआ उनके बारे में बताइए। जो एग्जामिनर है वो आपको एक्स्ट्रा नंबर देगा, क्यों? क्योंकि वो एग्जामिनर भी सरकार के साथ ही काम कर रहा है, उनके पास भी सैलरी सरकार के द्वारा ही मिल रही है। मेरे प्यारे दोस्त, अपन पान की गुमटी में बैठे हुए लोग नहीं है, अपन एस्पिरेंट है जो कि तैयारी कर रहे हैं एक अधिकारी बनने की। तो अपने आंसर में वो चीज झलकनी चाहिए। तो अप्रोच के साथ साथ प्रेजेंटेशन पे काम करो। और सबसे आखिरी की चीज होती है एस मींस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, कई सारे बच्चे मेरे को जो आंसर लिख के भेजते हैं वो इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन डालते ही नहीं है। हालांकि एक आंसर राइटिंग की क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, और उसमें मैं ज्योग्राफी के जो बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और उनको किस तरीके से लिखना है, 2 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 1 हफ्ते तक वो क्लास चलेगी, शाम को 9 बजे। आई वांट प्रेजेंट फ्रॉम एवरीवन गाइस, सारे के सारे बच्चे आए और मिले और उस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करें, साथ में सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आंसर को लिखा जाता है। तो जो नेक्स्ट टेक्निक जो मैंने आपको बताई वो है बेटा क्लैप टेक्निक। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों मेंस में रिकॉल नहीं कर पाते। तो जो नेक्स्ट चीज है जो मैं आपसे बोलूंगा, लगभग अपन बोलें कि लगभग 8वां पॉइंट है, वो है रिवीजन। 8th पॉइंट है वो क्या है बेटा? रिवीजन। बहुत सारे बच्चे रिवाइज ही नहीं करते। उन्होंने देख लिया कि दिन में 3 क्लास है, ठीक है, तो वो 3 क्लास ले रहे हैं, दबा के 3 क्लास ले रहे हैं, फिर 1 क्लास, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास। अब जो होमवर्क मिला है वो आप कर ही नहीं रहे हो। आप मेरे को शिकायत करते हो कि सर हमने आज 6 घंटे सिर्फ क्लास ली। अरे भाई, तो 6 घंटे में से 6 घंटे, 24 घंटे में से 6 घंटे माइनस कर दो, 8 घंटे तुम्हारा नींद का ले लो, फिर बाकी का बचा हुआ टाइम था वहां तो पढ़ लेते। तुमको सरकारी नौकरी चाहिए, तुमको सैलरी चाहिए महीने की लाख रुपए, तुम ले रहे हो 2000 रुपए का कोर्स, बिलीव मी, जिसमें आपको बहुत अच्छा खासा फायदा हो रहा है। एंड यू नो वेरी वेल कि 2000 रुपए में आज के समय में, मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूं, प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आज के समय में छोटी सी पार्टी हो जाती है 1 घंटे की, लेकिन आप इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं, लुत्फ नहीं उठा रहे हैं।
आप चीजों को सीरियसली ले ही नहीं रहे हो। आज भी आप मेंस के आंसर लिखते वक्त 2 बार तुमने व्हाट्सएप के स्टेटस देख लिए, मेरी वीडियो अभी देखते वक्त तुमने इंस्टाग्राम खोल के तुमने 2-4 रील्स देख मारी हैं, वो भी डोली टपरी छपरी की। हाँ बताइए आप। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप रिवीजन पर ध्यान दो भाई, जो समय मिल रहा है रिवाइज करो। एक ही चीज को कम से कम नहीं तो 10 बार रिवाइज करो, 10 बार रिवाइज करो, तब जाके आपका कुछ हो पाएगा, अदरवाइज यू विल फेल इन द एग्जाम। नेक्स्ट, काफी सारे बच्चे हैं जब ये तैयारी कर रहे होते हैं तो मैं उनसे बोलूंगा ये नोवा पॉइंट है जो कहीं ना कहीं उनको बैकलेस में लेकर जाता है, वो है पीयर प्रेशर। अब पीयर प्रेशर क्या होता है दोस्तों? पीयर प्रेशर क्या होता है आप खुद ही बताइए। पीयर प्रेशर मींस कि हमारे आसपास में जो हमारे दोस्त थे, जो कॉलेज में हमारे साथ पढ़े हुए थे, वो आज अच्छा खासा कमा खा रहे हैं, लेकिन आप चूंकि सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हो, आप मेंस लिख रहे हो, प्रीलिम्स लिख रहे हो, मैं आपसे बोलूंगा लिटरली ये वर्थ इट है। आप तैयारी कर रहे हैं मतलब आप यूनिक हैं। आप इस समय को इस तरीके से देखिए कि एक समय मेरा भी आएगा, टाइम मेरा भी आएगा, अपना टाइम आएगा। एक होता है ना कहावत कि अपना टाइम आएगा, राइट? तो उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि मेरा टाइम आएगा, तो भाई कभी नहीं आएगा। तुम्हारा टाइम आएगा चपड़ासी बनने वाला, बिलीव, सच बोल रहा हूं। तुम्हारा टाइम आएगा, कोई एक छोटी मोटी कहीं नौकरी कर रहे होगे या फिर कुछ ना कुछ दुकान खोल रहे होगे। नेगेटिव जरूर बोल रहा हूं, लेकिन आप खुद से सोचो कि क्या सही में आप पीयर प्रेशर को ले रहे हो। लो भाई, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आप यहां पर एक चीज को सुनिश्चित कर लो कि तुम्हारा भी टाइम आएगा। तुमको लग रहा है कि आज मेरा इतना समय चला गया इस चीज में, मेरे दोस्त जो है वो पार्टी कर रहे हैं, लेकिन मैं दिन भर से बैठ के पढ़ाई कर रहा हूं। मेरे दोस्त मैच देख रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स मार रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी बैठकर तैयारी कर रहा हूं। एंड बिलीव मी, जब आप बनेंगे ना तब आपको खुशी होगी। हर बंदे का मोटिवेशन अलग होता है। हो सकता है उस बंदे का मोटिवेशन आईटी कंपनी में जाने का था, तो वो वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप सरकारी ओहदे पर बैठते हैं, उसका एक पावर का वैल्यू, ठीक है, एक रिस्पेक्ट, वो आपको कहीं ना कहीं उस ओहदे से भी बहुत आगे लेकर जाएगा। एंड बिलीव मी, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कहीं ना कहीं आपको फेल करवाएगा, राइट? जैसे आप लोग क्या करते हैं, मॉक पेपर नहीं देते। मॉक पेपर, मेंस के पेपर होते हैं, प्रीलिम्स के पेपर होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कितने बच्चे सॉल्व करें? यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो कि मेंस के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर खुद से लिखे भी नहीं है। भाई क्यों नहीं लिख रहे हो तुम? लिखो ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन है उनको मार्क करो, लिखो, चेक करवाओ, मूल्यांकन करो, लेकिन लिखते ही नहीं हो। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। जिस टाइम पर पेपर होता है उस टाइम पे रात को पढ़ेंगे। अरे भाई रात को पढ़ो, लेकिन एग्जाम तो सुबह होता है ना, तुम्हारा दिमाग एक्टिव सुबह होना चाहिए ना। तुम रात को सुबह तक पढ़ रहे हो, ठीक है पढ़ो, लेकिन एग्जाम के 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले आप उस आदत को छोड़ दीजिए। जिस टाइम पर एग्जाम होता है उसी टाइम पर मॉक टेस्ट देने की आदत डालो। उसी सेम टाइम पर 3 घंटे बैठ के रिगरसली पंखा ऑफ करके, क्योंकि एग्जाम रिलेटेड माहौल को देखो, गर्मी रहेगी मेंस के टाइम पे, बहुत पसीना आएगा। उस टाइम पर हो सकता है कि बाहर का माहौल जो है बहुत अलग हो, इसीलिए आप लोगों के लिए इस बार भी PWMP एग्जाम वाला ने एक रियल टेस्ट करवाया, कंडक्ट करवाया। और वो रियल टेस्ट किसके लिए था? आप लोगों के लिए था। बहुत सारे बच्चों को उससे फायदा भी हुआ। लेकिन आप लोग जितने बच्चे यहां पर तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को भूल जाते हैं कि हम लोग मॉक टेस्ट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर दिन मॉक टेस्ट दो, हर दिन 3 घंटे रिगरसली बैठो, फिर उसको मूल्यांकन करो, अपने दोस्तों से चेक करवाओ, टीचर से चेक करवाओ, जो आपका मेंटर है उससे चेक करवाओ कि भाई साहब इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गड़बड़ी है, मेरे को यहां पर नंबर क्यों नहीं मिल रहे हैं, मैं क्यों रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। तो फिर बंदा बोलेगा कि बेटा प्रैक्टिस। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है जिस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, उतना ही आसान हो जाएगा। एक कहावत है, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, ही हु स्वेट्स मोर इन ट्रेनिंग ब्लीड्स लेस इन वॉर। राइट? इसका मतलब क्या है? जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वो क्या है? वो अभी है जो आप तैयारी कर रहे हैं। इस समय में अगर आप रेगुलर बेसिस पे आंसर्स लिख रहे हैं, इस समय में अगर आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, बिलीव मी।
Few sweats more in training, मतलब अभी आप जितना पसीना बहा रहे हैं, जितनी मेहनत अभी आप कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको आपके वॉर ग्राउंड, बैटल ग्राउंड क्या होगा, जब जिस दिन आपकी तैयारी का, जिस दिन आप मेंस लिखने वाले होंगे, राइट, तो वो है आपका बैटल ग्राउंड। तो he who sweats more in training bleeds less in war। तो वॉर टाइम क्या है, रणभूमि असली क्या है, जहां पर आप एग्जाम देने वाले हैं। लेकिन अगर आपने पहले से ही बार बार प्रैक्टिस कर ली है, तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, बिलीव मी। यही नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि आइडेंटिफाई, जैसे क्वेश्चन आंसर है, काफी सारे बच्चे जो है मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस को रीड नहीं करते। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उन्होंने पूछा कुछ और था, तुमने आंसर में कुछ और लिख दिया। तो आइडेंटिफाई मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई करिए आप लोग मल्टीपल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन गाइस, राइट। तो जितना ज्यादा आप आइडेंटिफाई करेंगे, उससे आप क्वेश्चन का सीक्वेंस सीख जाएंगे कि मेरे को इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मुझे बीच के स्ट्रक्चर में क्या लिखना है, मुझे कंक्लूजन में किस तरीके से मार्क आउट करना है। वो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत आगे लेकर जाएगा, आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, बिलीव मी। देखिए ये सारे के सारे पॉइंट्स सिर्फ हवा हवाई वाली बातें नहीं, आपको लग जरूर होगा अरे सर ये ज्ञान की बातें हमें तो मालूम, लेकिन तुमको मालूम तो थी, लेकिन तब भी तो तुम मेहनत नहीं कर रहे हो भाई, है कि नहीं है। तो जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल मैं तो क्लियरली बोलता हूँ कि भाई यूपीएससी में कि क्वेश्चन को तोड़ने मरोड़ने के बाद फिर आप उसको पॉइंटर्स में डालो कि किस तरीके से स्ट्रक्चर में आप डाल के लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके समक्ष एक सीट आती है, पेपर आता है, राइट। 11 मार्कर क्वेश्चंस की बात करते हैं, 2 मार्कर की भी हम बात करेंगे, लेकिन 11 मार्कर में क्वेश्चन आता है। तो एक बच्चा है वो कुछ इस तरह से लिखता है, जैसे एक बच्चा है वो अपने आंसर को कैसे लिख रहा है, वो कुछ नहीं करा, वो यहां से सटीक तरीके से उठाया और उसने ये जो है इस तरह से लिखना चालू कर दिया। इसमें उसका समय भी जा रहा है और एग्जामिनर को भी पैराग्राफ को पढ़ने में और समझने में बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन एक बंदा बहुत स्मार्ट था, उसने हमारा क्लास ले रखा था आंसर राइटिंग का, जो कि कल शाम को 9 बजे से चालू होने वाला है। तो उसने क्या करा, उसने यहां पर जो क्वेश्चंस मौजूद थे उसको ढंग से पढ़ा, और चूंकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन था सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस को लेकर, तो उसने इस जगह पर बढ़िया भारत का नक्शा बनाया, और नक्शा बनाने के बाद उसने यहां पर बाकायदा एरियाज को डिनोट करा। फिर उसने इस पर्टिकुलर एरिया में इंट्रोडक्शन लिखा 3 से 4 लाइन में, जिसने उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें डाली, फैक्ट्स डाले, और कुछ हो सकता था तो डेफिनेशन लिखी। फिर उसने बाद में क्या करा, उसने एक फ्लो चार्ट बनाया और फ्लो चार्ट में 4-5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करा कुछ इस तरह से। फिर उसने इस तरह से एक्सप्लेन करा फ्लो चार्ट बना के। फिर उसने क्या करा, वाकायदा बढ़िया तरीके से पॉइंटर्स में सीक्वेंस में 5 पॉइंट को लिखा, राइट, 5 पॉइंट को लिखा ऐसे करके, और फिर बाद में कंक्लूड कर दिया, राइट, कंक्लूड कर दिया 4 लाइन में। अब आप बताइए कि इस पे नंबर मिलेगा उस बंदे को या फिर इस पे नंबर मिलेगा ये वाले आंसर पे, आप खुद ही बताइए। मैं आप लोगों से ये चीज पूछना चाह रहा हूं, बताइएगा आप लोग, प्लीज बताइए, आंसर दीजिए आप इसका, राइट। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि भाई साहब इस पे नंबर कतई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर के लिए जितनी चीज आप आसान कर देंगे उतना ही एग्जामिनर आपके लिए नंबर देगा। यहां पर तुमने डायग्राम भी बनाया, यहां पर तुमने फ्लो चार्ट भी बताए, तुमने यहां पर पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी लिखा, तुमने यहां पर इस जगह पर पॉइंटर्स में चीजों को डालने का प्रयास करा, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे, आपको नंबर देगा। यही नहीं दोस्तों, इवन मैं आपसे यही बोलूंगा कि आंसर को लिखने के पहले काफी सारे बच्चे क्वेश्चन देगा और लिखना चालू कर देते। अरे भाई ऐसे नहीं होता ना, मेक दी रफ फ्रेमवर्क मेरे प्यारे दोस्त, रफ फ्रेमवर्क। अपने दिमाग में पहले सोचो कि क्या क्या पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, किन किन चीजों पर हम ध्यान दे सकते हैं, वो चीजें अपने दिमाग में सोचो। पहले से डीफ्रैग करो अपने आंसर को कि मेरे को ये 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है। जैसे ही तुमने वो 10 सेकंड दे दिए बड़े आंसर्स में, 2 मार्कर के क्वेश्चन में जो पूछा गया सिर्फ उतना ही लिखना है। अगर आप इतना कर लेंगे तो भी आपकी बेड़ा पार हो सकती है। आप कहीं ना कहीं मेंस में, मेरे को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जगह बना पाएंगे। मेंस में क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है कि फ्रेमवर्क बनाना नहीं आता, आंसर में किस तरीके से स्ट्रक्चर को तब्दील करना है, स्ट्रक्चर को मार्क आउट करना है, ये आप लोग नहीं जानते। और मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी गलती जो हर एस्पिरेंट आज की तैयारी में कर रहा है वो ये है कि आप रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं। देखो 3 प्रकार के लोग होते हैं,
ठीक है, 3 प्रकार के लोग होते हैं। मैं आपसे बोलूंगा एक ए है, राइट, जो बंदा सिर्फ और सिर्फ क्लास को देखता है। एक बी बंदा है जो क्लास के साथ नोट्स को भी बनाता है। एक सी बंदा है जो क्लास के साथ नोट्स को बनाता है, वो बुक्स भी पढ़ता है, वो एनसीईआरटी भी पढ़ता है, वो बंदा डिस्कस भी करता है, रिवाइज भी करता है और बाकायदा टीचर से, मेंटर से क्वेश्चंस को चेक भी करवाता है। अब आप खुद ही बताइए कि कौन बंदा यहां पर ज्यादा सक्सेसफुल है। अगर साल भर ये बंदा, जो भी जैसे आप लोग हैं, अगर आप इस लेवल पे काम करें, क्लास देख रहे हैं तो क्लास के नोट्स बना लो, किताबें पढ़ लो, एनसीईआरटी पहले से पढ़ के बैठो। जब बोल रखा है कि 6ठी से लेकर 10वीं तक की, मतलब तुम्हारा स्तर से भी 4 साल नीचे, आप लोग तो ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट प्लस 2 साल मान लो, तो 5 साल पहले जो तुम्हें किताब पढ़ लेनी चाहिए उनको अभी आपको पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है ना भाई। सरकारी किताबें हैं यार, उसमें गड़बड़ियां कम होती हैं, सरकारी आंकड़े होते हैं उनमें गड़बड़ियां कम होती है, राइट। तो एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लोगे तो आपका बेस तैयार हो जाएगा। वो आपको मेंस के साथ साथ इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। एग्जामिनर ये देखता है कि कितना ये बंदा वेल रेड पर्सन है। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये जो सी वाली कैटेगरी में आप लोगों को बता रहा हूं, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट गाइस, जिसको मैं बोल देता हूं कि जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, फिर से रिवाइज करोगे और फिर से रिवाइज करोगे, उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे एक और गलती कर देते हैं, जैसे भौरकुआ में आप रह रहे हैं, राजेंद्र नगर में रह रहे हैं आप लोग, भोपाल में रह रहे हैं, एमपी नगर में, तो आप लोगों को आसपास में किताबों का भंडार देखने को मिल जाता है कि नहीं है। अब क्या हुआ कि शाम को चाय के लिए निकले थे और मैगजीन दिख गई, आज से सर तुम्हारे लिए करंट अफेयर ले रहे हैं, तो तुम क्यों मेहनत कर रहे हो बताइए आप। अगर एमपी एग्जाम वाला आपको सॉफ्ट कॉपी दे रहा है मंथन मैगजीन, तो आप क्यों करंट अफेयर्स में मेहनत कर रहे हो। अगर अमन सर से तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जब अमन सर बोल रहे हैं कि भाई मैं पढ़ाऊंगा, चीजें याद करवाऊंगा, मैं तुमको आंसर राइटिंग करवाऊंगा, तो तुम इस बंदे पे रिलाय करो ना। तुम फिर से 4 किताबें उठा लाए। काफी सारे बच्चे हैं, मेरे को आते रहते हैं मैसेज कि सर मैं बर्णवाल उठा लाया। अरे भाई क्यों ले आए। काफी सारे बच्चे, सर मैं जीसी लियोंग ले आया। अरे तुम्हारा जब वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पोर्सन हट चुका है, तो तुम क्यों इतना मेहनत कर रहे हो। ओशन करेंट समझ में नहीं आ रहा। अरे ओशन करेंट सिलेबस में हैवी के नहीं है, ये तो देख लो। सर अल्नीनो समझ में नहीं आया। अरे तुमको 4 बार जब बताया था, तब तुम उस टाइम पे पता नहीं क्या ही कर रहे थे। तो ये गड़बड़ियां बच्चे करते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि रीड फ्रॉम ओनली वन सोर्स एंड योर नोट्स मोर देन 30 टाइम्स। जितने ज्यादा बार आप पढ़ेंगे, जैसे मान के चलिए एक किताब को अभी पढ़ने में 1 वीक लगा, उसी किताब को फिर से 6 दिन लगेगा, फिर उसी किताब को 5 दिन लगेगा, उसी किताब को 4 दिन लगेगा, फिर उसी किताब को 2 दिन लगेगा, उसी किताब को फिर से रिवाइज करने में आपको हो सकता है 3 घंटा लग जाए। क्यों? क्योंकि 3 घंटे वक्त जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो उस चीज पर ध्यान दे रहे होंगे जो चीज आपको याद नहीं हो रही है। दैट टाइम यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस पॉइंट ऑल्सो। समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा। यहां तक क्लियर है या नहीं है दोस्तों? हाँ जी बताइए, कितने बच्चे मेरी बात से सहमत हैं? तो रीड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वन सोर्स एन नंबर ऑफ डिफरेंट टाइम्स। तुमको लग रहा है कि तुमको मेहनत ज्यादा लगती है, तो भाई 30 बार पढ़ो। कुछ बच्चे हैं आइंस्टीन वाला ब्रेन है जिनका, तो वो भाई 5 बार पढ़ लो। सबको अपनी देसी अंदाज में बोला जाता है AUKAAT मालूम होती है, तो आप उस अकॉर्डिंग पर काम करो, उस चीज पर काम करिए, राइट। यही नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों से एक और चीज बोलना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए। वो यही है कि परसिवरेंस, हार मत मानो। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है जिसका नाम है, आप लोगों ने सुना ही होगा, कि टूटे हुए सपने की सुने कौन इसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये जो कविता है ना, ये बिल्कुल रेलेवेंट है। इस कविता पर ध्यान दीजिए, टिप्पणी करिए आपको कि यह सेशन कैसा लगा। जिस मेहनत के साथ, एनर्जी के साथ मैंने बनाया है, क्या आप सही में एग्जाम क्लियर करेंगे? कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। कैसा लगा मेरा कंटेंट जरूर बताइएगा। क्या सही में आपको हेल्प मिली या नहीं मिली? ये कुछ बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं, लेकिन इन बेसिक्स के पॉइंट्स पर ही बच्चा ध्यान नहीं देता है। ठीक है, फिर एक समय आता है उस बच्चे का, बंदे का, कि
फिर वो मेरे से आके एक ही चीज बोलेगा कि तबाही सर हम, मैंने पूछा कि बेटा तैयारी कैसी चल रही है, लगे सर अब मेंस तो निकल गया, 3 प्रीलिम्स भी निकल गए, कहीं पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है और इंटरव्यू कॉल आ नहीं रहा है। तो फिर वो बच्चा यही बोलेगा कि तबाही की दहलीज पर आकर खड़े हैं, मत पूछो कि मेरा मंजर कहाँ है, बाहर से जरूर ठीक नजर आते हैं, मत पूछो मेरे अंदर क्या है, निकलते नहीं बूंद भर आंसू भी, मेरी आंखों से ज्यादा बंजर क्या है, और टूटे हुए सपनों का समंदर इतना गहरा है कि मत पूछो मेरे अंदर क्या है, मत पूछो मेरे अंदर क्या है। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि अगर मेंस नहीं निकालोगे तो फिर ऐसी ही शायरी याद आएंगी, या तो फिर करो या फिर मरो। एग्जाम जो है करो या मरो स्थिति वाला ही है। मैं आप लोगों से विनती करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि भाई साहब मेंस की जो आंसर राइटिंग की क्लासेस चालू होने वाली हैं रात को एग्जैक्ट 9 बजे, प्लीज आप लोग आइए, अटेंड करिए। दोज क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत आगे लेकर जाएंगी एंड हेल्प भी बहुत ज्यादा करने वाली है। इज दिस वेरी मच क्लियर? क्लास कैसी लगी? ये क्लास का जो कंटेंट था, टैगलाइन जो थी वो नेगेटिव आपको जरूर लगी होगी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मुझे मालूम है कि वो इसको देखेंगे, कहेंगे कि अरे भाई हमें ज्ञान मत दो। लेकिन भाई मैं उन व्यक्तियों को, उन बच्चों को ज्ञान देना चाहता हूँ, उन एस्पिरेंट्स को ज्ञान देना चाहता हूँ जो इस तरीके की मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो मैंने आज आप लोगों को मोटा मोटी तौर पर अगर आप देखेंगे तो किन किन पॉइंट्स पर चर्चा करके बताया बेटा। मैंने आज की क्लास में ये बताया कि एग्जाम जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम को प्रायोरिटी दो। बहुत सारी लाइफ में मेनकाएं आएंगी, बहुत सारे लोग आएंगे, बंदे आएंगे तुम्हारे लाइफ में, तो वो तुम्हारा समय खराब करके चले आएंगे, और जब तुम सफल नहीं हो पाओगे ना तो बोलेंगे कि अरे यार पापा जी को सरकारी लड़का चाहिए था, सरकारी दामाद चाहिए था, लेकिन तुम्हारी सरकारी नौकरी तो लगी नहीं, तो इसलिए जो है तुम्हारा कास्ट अलग है, ये अलग है, वो अलग है। तो ये जो चीजें हैं ना कहीं बाद में आती हैं। इसलिए मैं बोलूंगा कि एग्जाम पे ध्यान दो, तैयारी करो कि एग्जाम जो है करो या मरो स्थिति वाला है। दूसरा, प्लान्ड वे में तैयारी करो। किस में तैयारी करनी है? जो भी चीज करो वो प्लान्ड वे में करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आता है। यू आर नॉट स्टडिंग इन ए प्लान्ड वे, इट एक्चुअली मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि इसको आप आज ही लिखिए और बताइए, बल्कि कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि वाई सिविल सर्विसेज, लिख के बताओ कि क्यों तुम आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी बनना चाहते हो, लिख के बताओ वाई सिविल सर्विसेज। चौथा पॉइंट, समय का वैल्यू करना क्यों नहीं जान पा रहे हो तुम, टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं जा रहे हो, समय को बर्बाद करोगे, समय आपको बर्बाद कर देगा। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसी 5वां पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि काफी सारे बच्चे पंचवर्षीय योजना लगा के चल रहे हैं। काफी सारे बच्चों का अप्रोच ही गड़बड़ है। उनको लगता है कि एनसीईआरटी इस साल पढ़ते हैं, अगले साल फिर कुछ करेंगे, फिर ये फाउंडेशन बैच है तो इसमें तो हमें आराम आराम से। अरे भाई तुम ये क्यों नहीं सोच रहे कि तुम्हारे पास समय कम है, तुम्हारे पास मात्र 1 साल है, उसी में तुमको एग्जाम निकालना है। तुम नीट का नहीं निकाल पाए, आईआईटी का नहीं निकाल पाए, अब तुम तैयारी कर रहे हो एसडीएम बनने की और यहाँ पर भी फेल हो जाओगे तो तुम्हारा क्या, राइट। तो ये जो 5वां पॉइंट है पंचवर्षीय योजना वाला, भाई साहब इसको आप साइड में रख दीजिएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो यही था कि आपका टाइम आप किस तरीके से दे रहे हैं, कंटेंट में कितना दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लिखने में कितना दे रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि 60% टाइम दो कंटेंट को और 40% पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पर ध्यान दो। देन 7वें के बाद 8वां पॉइंट मैंने बताया कि भाई ताली बजाओ और आंसर लिखना सीखो, ताली बजाओ और आंसर लिखना सीखो। जितने ज़्यादा आप क्लैप टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, आपके कंटेंट में एनहांसमेंट, आपके आंसर का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो 9th पॉइंट है, हालांकि इसको 8th लिख सकते हैं कि इन चीजों को आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। हर दिन जो भी क्लास हो रही है उनको किस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हो उन पर, उस पर ध्यान दीजिए, लिखिए, नोट्स बनाइए। फिर पीयर प्रेशर भाई छोड़ दो, कौन क्या कर रहा है, तुम तो अभी कुछ समय के लिए साधु बन जाओ, संत बन जाओ, कमरे के अंदर कैद करो, 8-8 घंटे 10-10 घंटे मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, तैयारी करो और ट्रिक्स पर ध्यान दो। ठीक है, जितना ज्यादा आप ट्रिक्स से चीजों को याद करोगे वो आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी, राइट। तो 9वां पॉइंट हो गया। 10वां पॉइंट है कि मॉक पेपर आप देना चालू करिए। अगर आप मॉक पेपर नहीं दे रहे हैं तो भी आपका मेंस नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप रियल लाइफ के पेपर में जाएंगे, जब आप रियल पेपर में जाएंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आप फेल हो जाएंगे। देन 11th पॉइंट वो यही है कि प्रैक्टिस करो और फिर से प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों से हमेशा ये बोलता हूं, ही हु स्वेट्स मोर इन ट्रेनिंग ब्लीड्स लेस इन वॉर। यही नहीं दोस्तों, इवन मैंने आप लोगों से बात बोली है कि भाई मल्टीपल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस पर ध्यान दो। क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इस पर ध्यान दो। नंबर इस पर मिलेगा, ना कि कहाँ गया, अरे वो क्वेश्चन कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया वो गया, राइट।
तो वो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। खैर, तो ये आप देख लीजिएगा। देन रफ फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करो, रिवाइज करने की कोशिश करो। सी कैटेगरी के बच्चों में आओ, आप लोग सी कैटेगरी के बच्चों में आओ, और जितना हो सकता है बार बार एक ही सोर्स से पढ़ना चालू करो। जितना ज़्यादा आप एक ही सोर्स से पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। इज दिस वेरी मच क्लियर दोस्तों? तो मैं आखिरी में यही बोलना चाहूंगा कि ये एग्जाम है करो या मरो वाला। प्लीज वर्क ऑन इट, डील को क्रैक करो, एग्जाम को क्रैक करो और आगे बढ़ो। बाकी थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर लिसनिंग एज यूजुअल वेरी पेशेंटली एंड पीसफुली। बाय बाय, टेक केयर। बाकी सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स जो कि अभी इस बार के मेंस दे रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। कंटेंट हो सकता है आपको नेगेटिव लगा होगा, बट मेरा मकसद आप लोगों को किसी भी प्रकार से नेगेटिविटी देने का नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग पॉजिटिव रहें, एग्जाम को क्रैक करें और आगे बढ़ें, और मेंस दें, इंटरव्यू दें और आगे बढ़ें और अच्छा काम करें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर लिसनिंग एज यूजुअल वेरी पेशेंटली एंड पीसफुली। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।